आपने बहुत बार लोगों को सुना होगा बात करते हुए, अरे यार इस फलाने की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये बड़ा आदमी है, बड़ा बिजनेस है। आप भी प्राइवेट लिमिटेड बनाओ, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बनेगी, क्रेडिबिलिटी बनेगी और बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। मगर इतना इजी नहीं है मेरे दोस्त। ये सारे बेनिफिट्स के साथ आपको मिलता है एक बहुत बड़ा सरदर्द, या उस सरदर्द को नाम दो कंप्लायंस का। कंप्लायंस वो मैंडेटरी फाइलिंग्स हैं जो नहीं करो तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी और करो तो समय खर्च होगा। आज प्राइवेट लिमिटेड के इन्हीं कंप्लायंसेस को, जो बेसिक मिनिमम कंप्लायंस हैं, उन कंप्लायंसेस को हम ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो के अंदर आपके लिए स्टेप बाय स्टेप। और साथ में ये जानेंगे कि ये कंप्लायंसेस का जन्म क्यों हुआ, क्यों ये मैंडेटरी हैं, और ये कंप्लायंस की चेकलिस्ट आप अपने प्राइवेट लिमिटेड के लिए कैसे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप पेनल्टीज से बचे रहें। मैं हूं सीए रजत चेतानी और 10 सालों से ज्यादा के एक्सपीरियंस के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंप्लायंसेस को आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। याद है सत्यम का स्कैम? Well, the 7,800 crore rupee Satyam scam, India's biggest corporate scam to date. Satyam's story began unraveling on December 16, 2008, when the company made an aborted attempt to buy Meta's infra and Meta's properties floated by Raju Skin for $1.6 billion. On 7 January 2007, a so-called confessional email by Ramlinga Raju admitting to inflating profits and falsifying accounts shocked the corporate world. 7,000 करोड़ रुपए का अकाउंटिंग फ्रॉड, फेक इनवॉइस, फेक एसेट्स, फेक एंट्रीज और साथ में ऑडिटर्स भी मिले हुए। इसी से जन्म हुआ स्ट्रिक्टर कंप्लायंसेस का। इसके बाद आया कंपनीज एक्ट 2013, जिससे पहले कि इंडिया में चलता था कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 2013 ने प्राइवेट लिमिटेड के कंप्लायंसेस को बना दिया और भी स्ट्रिक्ट। वो स्ट्रिक्ट इसलिए ताकि ऐसे फ्रॉड से बचा जा सके। हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी को अकाउंटेबल बनाया, क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा लगा है, क्योंकि वो कंपनीज बैंक से पैसे लेती हैं और बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं आप और मेरे जैसे आम आदमी के। तो इसीलिए कंप्लायंसेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ सब पे। चैप्टर 1, इनकॉर्पोरेशन का कंप्लायंस। आज की डेट के अंदर अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड बनानी हो तो एक सिंगल फॉर्म फाइल करके आप अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। उसी फॉर्म से आपको डिन नंबर, पैन नंबर, कंपनी का टैन नंबर, जीएसटी नंबर, पीएफ, ईएसआई सब कुछ मिल जाता है। ये इतना आसान नहीं था। शुरू में तो हर चीज के लिए अलग फॉर्म फाइल करना पड़ता था। मगर जब इंडिया ने देखा कि उसकी वर्ल्ड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ग्लोबल रैंकिंग 130 थी, तो यूनाइटेड नेशंस और बाकी सब चीजों के प्रेशर में, अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने के प्रेशर के अंदर गवर्नमेंट ने बनाया ये सिंगल फॉर्म फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन फॉर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो चलिए यहां से इंडिया की रैंकिंग 130 से 65, यानी कि लगभग 100% का इंडिया ने जंप ले लिया। वो तो हो गया, मगर ये तो सिर्फ इनकॉर्पोरेशन हुआ ना दोस्त। इनकॉर्पोरेशन के बाद शुरू होते हैं असली चैलेंजेस। देखो, इंडिया में हर प्राइवेट लिमिटेड गवर्न होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर बने हुए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज डिपार्टमेंट के अंदर। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसको आरओसी बोलते हैं, ये हर रीजनल लेवल पे एक अलग अलग ऑफिसेज होते हैं और इन सब के ऊपर होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉलो करती है कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स, एक्ट्स और सर्कुलर्स को। अब कंपनी बनाते ही आपको करनी होती है 30 डेज के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार डायरेक्टर्स बिना बोर्ड मीटिंग करे इनफॉर्मली कुछ भी डिसीजंस लेते थे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था और उसी से बहुत सारे फ्रॉड जन्म लेते थे। जैसे कि हो सकता है कि आपने एक्चुअली सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर डिसाइड किया हो कि कंपनी इस वाले बैंक में अकाउंट खुलाएगी, मगर जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आपने ऑथराइज किया उसने एचडीएफसी बैंक में या आईसीआईसीआई बैंक में जो आपने बैंक अकाउंट बोला हो उसकी बजाय किसी और बैंक में अकाउंट खुला दिया हो। तो ऐसे फ्रॉड्स को हटाने के लिए इंपॉर्टेंट किया गया हर बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग के मिनट्स मेंटेन करना। मिनट्स बेसिकली हर एक मीटिंग का रिकॉर्ड होता है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि किसने मीटिंग अटेंड करी, ये मीटिंग कहाँ हुई, कब हुई, क्या एजेंडा था मीटिंग का, कौन कौन प्रेजेंट था और सारे लोगों ने मिलकर किस फेवर या किस अगेंस्ट में वोट किया गया और फाइनली उस एजेंडा के ऊपर क्या डिसाइड किया कंपनी ने। ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में। हर कंपनी को हर बोर्ड मीटिंग और हर जनरल मीटिंग के मिनट्स बनाना जरूरी होता है। तो यहां से जन्म हुआ मिनट्स मेंटेन करने के कंप्लायंस का। इसके बाद अगला कंप्लायंस है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को तो विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही अपना फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी ये बोल रखा है कि आप अपने फर्स्ट ऑडिटर के बाद जितने भी ऑडिटर आप अपॉइंट करेंगे उन सब की इंफॉर्मेशन आप डिपार्टमेंट यानी आरओसी को एडवांस में फाइल करके इंटीमेट करेंगे। और इसके अलावा है इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑडिटर रोटेशन की, यानी कि लेट्स से आपकी कंपनी का ऑडिटर है आज मिस्टर रामचंद्र। मिस्टर रामचंद्र आपकी कंपनी के 5 साल ऑडिट कंटिन्यू कर सकते हैं, बट 6ठे साल रामचंद्र आपकी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, उनको एज ए ऑडिटर रोटेशन करनी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है रामचंद्र के भाई मिस्टर लक्ष्मण आपके ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं, मगर रामचंद्र आपके 6ठे साल ऑडिट नहीं कर सकते। तो इसी तरह
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के साथ ऑडिटर रोटेशन भी एक इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है। ऑडिटर अपॉइंटमेंट वाले रूल का भी कंप्लायंस इसलिए जन्म हुआ क्योंकि बहुत बार कंपनीज ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं करती थी या एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके ऑडिटर अपॉइंट करती थी ताकि उनकी बुक्स ऑडिट करने के लिए ज्यादा समय ना मिले ऑडिटर को। तो ऐसे सिनेरियोस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल मैंडेटरी किया। इसके बाद अगला कंप्लायंस है शेयर कैपिटल का अलॉटमेंट और फॉर्म PAS 3 फाइल करना। कंपनीज जब पैसा उठाती हैं कभी भी शेयर होल्डर से, कुछ फ्रेश इशू करती हैं, शेयर्स इशू करती हैं और पैसा उठाती हैं, तो उनको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फॉर्म PAS 3 फाइल करना होता है। इस कंप्लायंस के पीछे भी एक कहानी है जहां पे 2013 में एक कंपनी IPO लेके आई, उसने 100 करोड़ पैसे उठाए और ROC डिपार्टमेंट को फॉर्म फाइल भी नहीं किया। बाद में उसके ऊपर वो पूरे के पूरे 100 करोड़ एज ए पेनल्टी उससे वसूल कर लिए डिपार्टमेंट ने। तो ऐसे चीजें सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लेके आई जाती हैं। इसके बाद अगला कंप्लायंस है फॉर्म DBT 3। DBT 3 वो कंप्लायंस है जहां पे कंपनी ये बताती है ROC को कि हमने किस किस से पैसा लोन ले रखा है, चाहे वो डायरेक्टर्स हों या शेयर होल्डर्स के रिलेटिव्स हों या कोई और कंपनीज हों जिनसे पैसा ले रखा है। ये है फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। आपको हर साल ये फॉर्म फाइल करना होता है। इसके पीछे कहानी है सहारा ग्रुप की। 25,000 crore deposits that are lying unclaimed. जो केंद्र सरकार की जो रवैया है, जिसके कारण आज भी जो सारा रिफंड पोर्टल खोली गई उसमें लोग डालते हैं अपनी ये अर्जी तो वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से ये बहुत बड़ी घोटाला है। पैसा सिर्फ मात्र 25,000 करोड़ नहीं, पहले तो उनके पास जो पैसा है कम से कम वो तो डिस्ट्रीब्यूट करे, उस पैसे का तो सिर्फ इंटरेस्ट सरकार खा रही है, बाकी वो पैसा तो आज भी पड़ी हुई। तो सारा का जो पैसा उनके पास पड़ी हुई है, एक तो है जो उसने जो क्लेम किया वो काफ़ी कम है कि पूरे देश के लेवल पर एक इंक्वायरी कमीशन गठन करके लोगों का भुगतान क्यों नहीं हुआ, लोग क्यों मरे, सारा इंडिया ने कैसे फर्जीवाड़ा किया, क्यों नहीं कर रहा है। And again in 2018 saying on 2nd July that this is the last time, please whoever wants to claim come over. 3 publicly announced attempts to get people to come and claim the amount so that the disbursal can happen. जब सहारा ग्रुप का फ्रॉड चिट फंड स्कैम सामने आया तब डिपार्टमेंट को ये पता करना मुश्किल हो गया कि सहारा के पैसे मांगता कौन कौन है। उसके बाद से ये कंप्लायंस लाया गया कि हर साल कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद ये बताएगी कि इस साल हमने किस किस से कितना पैसा लिया, किसको कितना पैसा चुकाया और किसका कितना पैसा अभी भी फाइनली देना बाकी है, ताकि इन केस कभी आपकी कंपनी किसी फ्रॉड में पकड़ी जाए तो डिपार्टमेंट को पता हो कि ये पैसे जो आपकी कंपनी में बचे कुचे हैं ये किसको वापस करने हैं, कौन इसका असली मालिक है। इसके बाद अगला कंप्लायंस है फॉर्म MSME 1। इसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज उन कंपनीज की लिस्ट देती है जिनके पैसे देने उसको बाकी हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन करता हूं जहां पे मैं 10 लोगों से 10 तरह की सर्विस या प्रोडक्ट्स बाई करता हूं। उन 10 में से 5 कंपनीज MSMEs हैं। वो 5 कंपनी MSME मेरे से कितना पैसा मांगती हैं ये फॉर्म मुझे ROC को फाइल करके बताना होता है और ये फॉर्म मुझे साल में 2 बार फाइल करना होता है सेमी एनुअली, ताकि MSMEs को पैसा जो मिलने वाला है वो टाइम से मिल सके। इन केस ऑफ कंपनी लिक्विडेशन उनको प्रायोरिटी मिल सके। ये रूल का जन्म हुआ सन 2019 में जब बड़ी कंपनीज ने MSME यानी छोटी बिजनेसेस और छोटी एंटिटीज के 10,000 करोड़ से रुपए ज्यादा फंसा रखे थे। इस फॉर्म की फाइलिंग से गवर्नमेंट को ये डेटा मिल पाता है कि MSMEs को कितने क्रेडिट की और जरूरत है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी फार्मूलेशन, RBI की पॉलिसी फार्मूलेशन में भी हेल्प करता है कि उनको MSMEs को और कितना फंडिंग के रूप में सपोर्ट करना पड़ेगा। अगला कंप्लायंस है एनुअल फाइलिंग यानी कि फॉर्म AOC 4 और MJD 7। हर साल हर कंपनी को अपने पूरे एनुअल अकाउंट्स और ऑडिट का एक चिट्ठा समरी ROC डिपार्टमेंट को भी सबमिट करना होता है और इसी के अंदर एक एनुअल रिटर्न फॉर्म भी जाता है जो कि बताता है कि इस साल कंपनी ने कौन से शेयर होल्डर्स से पैसे लिए हैं, कुछ और लिए या कुछ चेंज आया क्या कोई शेयर होल्डर्स चेंज हुए हैं, क्या किसी शेयर होल्डर ने एक शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स किसी और शेयर होल्डर को बेचे हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन आती है इस एनुअल रिटर्न फॉर्म में। ये एनुअल कंप्लायंसेस इसलिए ज़रूरी हैं ताकि ये पता चल सके कि कंपनी के मालिक आज की डेट में कौन है और कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है। इसके बाद अगला कंप्लायंस है DIR 3 KYC और DIN वैलिडेशन। देखिए हर कंपनी में जहां डायरेक्टर अपॉइंटेड होते हैं हर डायरेक्टर को एक स्पेसिफिक DIN नंबर मिलता है, जैसे पैन नंबर होते हैं, जैसे GSTN नंबर होते हैं। हर कंपनी का एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर SIN नंबर होता है, वैसे ही हर डायरेक्टर का एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN नंबर होता है। DIN नंबर और DIR KYC इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार मरे हुए डायरेक्टर्स के नाम भी कंपनियों के अंदर सालों साल चले आ रहे थे और किसी को पता भी नहीं चल रहा था। तो अब इस कंप्लायंस के बाद गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हर साल जो डायरेक्टर्स अपना डायरेक्टर नंबर DIN नंबर कंटिन्यू रखना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं, वो हर साल अपना एक DIR KYC वैलिडेशन फाइल करें और अगर उनको अपनी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह अपडेट करनी हो तो वो भी अपडेट कर लें ताकि फर्जी और मरे हुए लोगों के नाम एज ए डायरेक्टर यूज नहीं किए जा सके। इसके बाद अगला कंप्लायंस है बेन 2 यानी बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन। लेट्स से मेरी कंपनी एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है XYZ2 प्राइवेट लिमिटेड। अब XYZ2 प्राइवेट लिमिटेड को XYZ होल्ड करती है, मगर इस XYZ का ओनर तो मैं और मेरा भाई है।
तो बेनिफिशियल ओनर 2 फॉर्म बताएगा XYZ2 प्राइवेट लिमिटेड के एक्चुअल में बेनिफिशियल ओनर है मैं और मेरे भाई, ये जो कंपनी है बीच में इसका असली मालिक कौन है। हर कंपनी अपने असली मालिक के डिक्लेरेशन देने के लिए ये बेनिफिशियल 2 बेन 2 फॉर्म फाइल करना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा ये रिलायंस ने कुछ साल पहले ही रिलायंस से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग किया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस की एक सब्सिडरी कंपनी हो गई। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हो सकता है ऐसी 100 कंपनियां और हों, मगर उनके बेनिफिशियल ओनर कौन हुए ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और इसीलिए रिलायंस भी अपनी हर कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल ओनर 2 फॉर्म फाइल करती है। कमेंट करके बताओ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नहीं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस जियो टेलीकॉम, इन सबके बेनिफिशियल ओनर कौन है सबसे बड़े। इसके अलावा एक बड़ा कंप्लायंस है CSR का कंप्लायंस। जिन भी कंपनीज का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर 5 करोड़ से ज्यादा का एनुअल नेट प्रॉफिट है, या फिर 500 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है, उन कंपनीज को अपने एनुअल नेट प्रॉफिट का 2% CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली बोलें तो सोसाइटी के चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर अपना पैसा खर्च करना होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कंपनी पैसा बनाती है पब्लिक से, तो उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी को कुछ वापस देने की, और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के ऊपर ही लागू होता है क्योंकि 1000 करोड़ का टर्नओवर, 5 करोड़ से ऊपर का एनुअल नेट प्रॉफिट, ये बड़ी कंपनीज की डेफिनेशन में आती हैं। इन सब के बाद भी कंप्लायंस यहाँ खत्म नहीं होते। ये तो मैंने कुछ बेसिक कंप्लायंस बताए हैं, कुछ कंप्लायंसेस और रिसेंटली लागू हुए हैं, जैसे कि ऑडिट ट्रेल फीचर। 1 अप्रैल 2023, रिमेंबर दिस डेट, 1 अप्रैल 2023 से हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मैंडेटरी कर दिया है कि वो अपना अकाउंटिंग जो है एक ऑडिट ट्रेल वाले सॉफ्टवेयर के साथ ही अकाउंटिंग करेगी। अब ये ऑडिट ट्रेल क्या है और इससे क्या फर्क पड़ता है? बेसिकली दोस्तों, आज आप कोई भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हो, आपने एंट्री डाल दी कि आपने पैसे दिए रजत चितानी को, मगर एक्चुअल में पैसे रजत चितानी को नहीं दिए। 6 महीने बाद आपने वही एंट्री चेंज कर दी किसी और के नाम पे। तो ऑडिट ट्रेल फीचर जो है वो आपकी एंट्री को होने वाली डेट से लेके आपने कब क्या चेंज किए हैं, किस यूजर ने चेंज किए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उस ऑडिट ट्रेल वाले फीचर में कैप्चर हो जाती है, ताकि कल के दिन आपकी कंपनी अगर किसी फ्रॉड में फंसती है तो ये पता लगाया जा सके कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, आपने कब उसको चेंज किया, या आप कुछ मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या। इसके अलावा कंपनी को स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स यानी मेंबर्स रजिस्टर, मीटिंग अटेंडेंस रजिस्टर, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, लोन के चार्ज फॉर्म फाइलिंग यानी आपने क्या क्या लोन ले रखे हैं किस बैंक से, वो कौन सी सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, इसका भी फॉर्म और रिकॉर्ड फाइल करना होता है। ये सारे कंप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर इसलिए एप्लीकेबल हैं क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस है। अगर ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड से बहुत ईजी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें लगभग प्राइवेट लिमिटेड के सभी फायदे भी मिल जाते हैं, टैक्स भी कम लगता है और कंप्लायंसेस नील के बराबर हैं। बट सिंस प्राइवेट लिमिटेड बहुत सालों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, तो ये कंप्लायंसेस अभी के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड और LLP के अंदर डिफरेंस समझना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर लॉन्ग वीडियो बना रखा है, जिसके लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक करना ना भूलें। और प्राइवेट लिमिटेड के कंप्लायंसेस को, ये बेसिक कंप्लायंस के अलावा अगर आपके किसी कंप्लायंस को रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर अभी भी बाकी है तो प्लीज कमेंट करके पूछें और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाकर कंपनी एक्सपर्ट से कनेक्ट करके अपने डाउट्स रिजॉल्व करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब अवर चैनल और कमेंट करके बताएं कि इस पूरे वीडियो के अंदर कौन सा कंप्लायंस आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है और सबसे जरूरी भी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय।